नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उत्तर प्रदेश में लगभग 20-22% दलित मतदाता हैं। राज्य में किसी भी दल या गठबंधन की सरकार बनवाने में इन दलित वोटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी कहा जाता है कि दलित वोटरों को यूपी में सत्ता की सीढ़ी माना जाता है। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हर पार्टी दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए काफी जोर लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया सुश्री मायावती को लगता है कि अधिकतर दलित मतदाता हमेशा उनके पक्ष में ही वोट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति बदली है। दलित वोटरों को लुभाने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर संत रविदास सहित कई दलित महापुरुषों की जयंतियों पर कार्यक्रम किए हैं। इनमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी भी यूपी में दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने दलित वोटरों को लुभाने के लिए भीम ज्योति यात्रा और शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया। उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी दलित वोटरों पर खूब डोरे डाले। मंडलीय स्तर पर कई सम्मेलनों के आयोजन किए गए। साथ ही कैबिनेट में दलितों को तवज्जो दी गई और पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया। साथ ही 6 दिसंबर को अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर यूपी में सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई। देश देशांतर में आज चर्चा यूपी के इसी दलित वोट बैंक पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव, जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और दलित चिंतक विवेक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल। फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस नेता और सांसद PL पुनिया भी जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में विवेक जी आपसे करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो दलित वोट बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाने के साथ उभरा है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर इसको वोट बैंक कहेंगे तो फिर इसका मतलब इसमें एक चेतना है और वो चेतना है अपनी अस्मिता की, अपनी जो है नायकों की और उनके नायकों के संघर्ष को, जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी ने बाकायदा उनको मोबिलाइज करके और कई वर्षों में, मुझे लगता है कि 20-25 वर्षों के अंदर उनको इकट्ठा किया है। और उसके हिसाब से अगर करीब करीब 2 करोड़ की आबादी अगर देखें तो वो दलित समाज की होती है, जिसमें 66 दलित कास्ट हैं, जिसमें 50% जाटव हैं और बाकी सब अगर 65 जो जातियां हैं वो अलग अलग करके हैं। तो ये एक युग्म बनता है। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव हैं। शांत प्रकाश जी, पिछले लोकसभा चुनावों में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जो 71 सीटें मिली और 2 आपके सहयोगी दल को, उसे ये बड़ा बहुमत दिलाने में दलित वोटों की भी अहम भूमिका थी। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि लगातार आपकी पार्टी तमाम तरह की यात्राएं कर रही है। कभी अमित शाह दलितों के घर खाना खाते हुए नजर आते हैं, तो कुछ दूसरे बड़े नेता दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में दलित मतदाता आपके साथ उत्तर प्रदेश में जुड़े थे, वो अभी रह पाए हैं? नहीं, यहाँ एक तो शब्द जो हम बार बार दलित इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। ये इसको अनुसूचित जाति वर्ग कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो दलित शब्द है ये अपने आप में ही एक तबके को कमजोर साबित करता है। तो यहाँ अनुसूचित जाति शब्द का कहना इस्तेमाल करना वो ठीक है, संवैधानिक रहेगा। और रही बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अगर अनुसूचित जाति के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको सबको अंजाम दिया तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा वर्ग लोकसभा चुनाव से पहले भी जुड़ा हुआ था और लोकसभा में तो बहुत आयत में जुड़ करके आया साथ में। और तमाम योजनाएं मोदी जी ने अनुसूचित जाति समाज के लिए ही, उसके हित संरक्षण के लिए शुरू की है, ताकि वो सीधा सीधा गरीब समाज को मिले। और वो जो योजनाएं हैं वो काम करने से मिलेगी। ये भोजन करना और ये सब चीजें करना, ये इसको मैं नहीं मानता कि इससे कोई अट्रैक्शन होगा। ये तो संघ का और भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से जो है ये पैटर्न चला आ रहा है कि हम आपस में सामूहिक भोज करते हैं, सामूहिक तरीके से रहना, एक दूसरे को समझना। हो सकता है कि किसी कारण से किसी मीडिया ने उस पर्टिकुलर समय को जो है वो पिक्चराइज कर लिया, मगर ये जो भोजन की परंपरा जो है ये हमारे सिस्टम में पहले से ही है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। आप रहे हमारे साथ शांत प्रकाश जी। सुधींद्र भदौरिया साहब,
पिछले 25 सालों में अगर आपकी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में काफी तेजी के साथ बढ़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उस पर ब्रेक लगा और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई 80 सीटों में से। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपके वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो गई और वो एकजुटता नहीं रह पाई उस दलित वोट की जो बहुजन समाज पार्टी को मिला करता था? देखिए, ये बात सच है कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी और बहन मायावती जी के अथक प्रयासों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले और तमाम उन महापुरुषों और उन सभी लोगों के प्रयासों से जो एक चेतना जागृत हुई इस देश के अंदर, उनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। पर मैं ये भी कह दूं कि ये बड़ा भ्रम है कि बहुजन समाज पार्टी को 2014 के चुनाव में हमको वोट नहीं मिला दलित का। हमें 20% जो वोट मिला और जो समाजवादी पार्टी को भी 20% वोट मिला, तो हमें सीट मिली या नहीं मिली ये प्रश्न नहीं है। हम इस समय देश की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हैं वोट शेयर के दृष्टिकोण से, और जहां तक हमें 20% वोट जो मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मूलतः हमारा जो मूल वोट था, और उसमें मैं ये कहूंगा बहुतायत दलित वोट था, वो हमको मिला था। तो इसलिए एक तो ये बात गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बीच जैसा कि बहुत सारे दल अब ये कह रहे हैं कि वो दलित हितों के या अनुसूचित जाति के हितों के संवर्धन करते हैं, उनके बारे में इस 2-3 साल के अंदर जिस तरह से ऊना के अंदर दलितों को कोड़े बरसाकर उनकी पीठ को नंगा कर कर जिन पर उनकी सरकारें चल रही थी मारा गया, उससे उनका दलित हित संवर्धन बहुत देश ने देखा है। इसी तरह से चाहे वो रोहित वेमुला का इशू हो, चाहे कई अन्य और तमाम इस तरह के पूरे देश भर के मैं आपको नाम गिना सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री जनरल वीके सिंह, उन्होंने तो ये तक तुलना कर दी कि दलित के बारे में हत्या हो जाए तो उस तरह से है जैसे कुत्ते पे पत्थर फेंका जाए। तो जब इस तरह की मानसिकता, और दूसरी तरफ मैं ये भी कह दूं, समाजवादी पार्टी जो दूसरी हमारी सामने उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनाव और लड़ रही है, उनके साथ और उनके सहयोगी लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा के अंदर जब ग्लास सीलिंग का विरोध, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस का विरोध इन लोगों ने पूरी ताकत से किया। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब इस बिल को जब इसको पास किया जा रहा था कानून को राज्यसभा के अंदर, बहन मायावती जी मैं आता हूं आपके पास, तब उस समय इन्होंने वॉकआउट स्टेज किया। ये लोग वो दोनों तरफ वो ताकते हैं, जो दलित और SC/ST के विरोधी ताकते हैं, और केवल एकमात्र ऐसी ताकत बहन मायावती जी हैं। और मैं आपको दर्जनों और उदाहरण प्रस्तुत मैं आता हूं आपके पास। समाजवादी आप रहे सुधीन जी। दिलीप मंडल साहब, अभी सुधीन भदौरिया साहब ने और शांत प्रकाश जाटव जी ने अपना पक्ष रखा राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता के रूप में, उससे आप कितना सहमत हैं और क्या वाकई यूपी में दलित वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में है? देखिए कुर्बान जी, ये तो स्पष्ट है कि इस समय का जो दलित है आज का 2017 का, वो सिर्फ कोई उनके लिए कुछ भला कर देगा इतनी भर से संतुष्ट होने वाला समुदाय नहीं है। उसके एस्पिरेशंस हैं, उसके सपने हैं, वो एक नए ढंग का बहुत नया मिडिल क्लास इसके बीच में अब इमर्ज हुआ है। वो व्हाट्सएप फेसबुक कर रहा है। वो अब बहन मायावती का एक किसी ने एक फेसबुक पेज बनाया, उस पर 2 लाख लाइक्स आ गए हैं, लोग उसको लाखों की संख्या में देख रहे हैं। अम्बेडकर कारवान एक BSP को समर्थन करने वाली साइट है, उसका मंथली 50 लाख लोग उसको उसमें व्यू कर रहे हैं। तो ये जो एस्पिरेशन वाला जो दलित है, ये निश्चित रूप से सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी अगर कह रही कि उन्होंने उनके लिए भला किया इस वजह से उनके साथ आ जाएगा, ये तो संभव नहीं है। BSP को, सुधीन भदौरिया जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि 2000 जो पिछला लोकसभा चुनाव था, वो एक निश्चित रूप से सीटों में वो ट्रांसफर नहीं हुआ, वोट के टर्म में वो वोट शायद वो इंटैक्ट रख पाई हैं। इस बार जो नई चीज हो रही है, वो मुझे लगता है कि खास करके दलित मुस्लिम यूनिटी, ये एक नया पॉलिटिक्स का फेज है जिसको कि हमें समझना होगा। और इन दो समुदायों के बीच में जो यूनिटी है, वो सिर्फ इलेक्टोरल यूनिटी नहीं है,
इन दोनों के बीच में एक दर्द का रिश्ता है। दोनों लोग पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा पीटे गए हैं, गाय के नाम पर तमाम तरह के अत्याचार। रोहित वेमुला होता है तो अखलाक भी हो रहा है। तो ये एक यूनिटी शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिलोसॉफिकल लेवल पर अगर देखें तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है कि सबसे दबे कुचले 2 समुदाय एक साथ आ रहे हैं, और इसमें मुझे भारतीय लोकतंत्र के लिए नई तरह की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। जी विवेक जी, ये कहा जाता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और जो दलित एस्पिरेशन की बात है या कॉन्स्टिट्यूशनल की भी उसके देखें कि जो अंबेडकर साहब की विचारधारा रही है उसका हमेशा बीजेपी ने विरोध किया है। क्या इसमें एक कोई इनर कंट्राडिक्शंस देखते हैं आप, या ये कि अब नहीं है? नहीं, मुझे लगता है अभी भी बरकरार हैं। जैसे कि आप देखिए कि जब बुद्धिस्ट यात्रा निकाली जा रही थी, बौद्ध धर्म की यात्रा निकाली जा रही थी जी, तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर गायब थे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जब बुद्धिज्म ग्रहण किया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, और 22 प्रतिज्ञाएं में बाकायदा ये कहा उन्होंने कि हम भाग्य और भगवान को नहीं मानते, और उन्होंने एक एक नाम लिए भगवान का, मैं यहाँ टेलीविजन पर नहीं कह सकता हूँ। तो वो 22 प्रतिज्ञाएं गायब थी, और जब आगरा पर वो पहुंची यात्रा तो दलितों ने पूछना शुरू किया कि भाई बाबा साहब कहाँ है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं कहाँ है, तो फिर वो यात्रा फ्लॉप हो गई। तो इनर कॉन्ट्रडिक्शन बाबा साहब की विचारधारा के हिंदू धर्म को लेकर के जो हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा उसको पचा पाएगी, और वो बार बार उनके सामने खड़े होंगे। उनकी फोटो लगा लेना एक दूसरी बात है, लेकिन उनकी विचारधारा के साथ खड़े होना जिसमें हिंदू धर्म का त्याग लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये बात विचारधारा के साथ भाजपा के जा सकती है। जी, शांत प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि इनर कंट्राडिक्शंस हैं, और ऐसे कंट्राडिक्शंस हैं कि शायद जिनकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो किताबें हैं संघ परिवार की, जो बाइबल मानी जाती है, वी अवर नेशन हुड डिफाइन और बंच ऑफ थॉट्स, उन सब में जो बातें कही गई हैं दलित वर्ग के लिए, आप उसको अनुसूचित जाति वर्ग कहते हैं, क्या उसको बीजेपी ने डाइजेस्ट कर लिया है? कुर्बान अली साहब, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि दरअसल हमारे जो तीनों वक्ता हैं वो उनका एक ही माइंड सेटअप है। यहाँ मैं आपको अलग अलग प्रश्न निकले। भदौरिया जी ने कहा ऊना की घटना के जो संदर्भ में, तो ऊना की जो घटना थी उसके पीछे आधार था वो उन्होंने नहीं बताया कि वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, और दमन से कुछ लोग आए और उन्होंने आकर के वो सब वहां पिक्चराइज किया और इस तरह की घटना को घटित किया, और वो उनमें जो इन्वॉल्व पाए गए वो लोग कांग्रेसी थे। इसी तरीके से इन्होंने एक रोहित वेमुला का विषय उठाया। रोहित वेमुला जो है वो दलित नहीं थे, शेड्यूल कास्ट नहीं थे, वो सामान्य जाति के अदर बैकवर्ड कास्ट के थे। आज समस्या क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम चल रहे थे, उस काम को 2014 की हार के बाद में उस झंडे को जो है उन लोगों ने उठा लिया है, जिसको मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहूंगा लेफ्टिस्ट ने। आज वो लोग जिस तरीके से देश के अंदर मूवमेंट चला रहे हैं, अभी दलित मुस्लिम की जो बात कही, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि आगरा में जो अरुण माहौर जिसकी हत्या हुई, उसको मारने वाले वर्ग कौन था? अभी अलीगढ़ में जो घटना घटित हुई उसमें जो लड़का खटीक समाज का था वो मारा गया, उसको मारने वाला वर्ग कौन था? इसी तरीके से नवाबगंज में एक बच्ची बालिका का बलात्कार हुआ, उसको मारने वाला कौन था? उसको मारने वाला वर्ग जो था। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल था क्योंकि उनसे देखिए, कुर्बाना दीजिए, एक मिनट सुन ले मेरी बात, कुर्बाना दीजिए, मैं आ रहा हूं उसी विषय पर। तो इनफैक्ट क्या है कि ये सब वहां पर बहन मायावती नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। वो चली जाती है वेमुला के यहां पर, वो चली जाती है ऊना की घटना में, मगर यहां नहीं जाती, क्योंकि यहां पर घटना को अंजाम देने वाला वो वर्ग है जिसको ये गले लगाना चाह रही है। यहां पर ये नहीं चलेगा। जिस वर्ग ने आपके साथ में अत्याचार किया है, आपको उसका धर्म देख करके उसका विरोध करना है, ये गलत है। और आज वही हो रहा है। मैं आता हूं सुधीन जी आपके पास। से अनुसूचित जाति वर्ग के हित संरक्षण के लिए जो बात कर रहे हैं, ये धर्म देख करके बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, सुधीन भदौरिया जी, ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक व्यापक समाज दर्शन है जिसमें दलित मुख्य आधार पर हैं
और हम ये भी मानते हैं कि ये शोषित तबके हैं इस देश के, मुस्लिम हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे महिलाएं हो, और बाबा साहब के विचारों से और मान्यवर काशीराम जी की राइटिंग से ये तमाम चीजें मिल सकती हैं देखने को। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और देश की अन्य जो बड़ी पार्टी है ये, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जैसा मैंने शुरू में कहा, इन्होंने समय समय पर हमेशा दलित उत्पीड़न में कहीं न कहीं अगुवाई की है। जो मैं गुजरात का एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसे में हर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य और प्रांत हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जहां जहां मजबूत है और दूसरी पार्टियां जो इनके सहयोगी है या जैसे शिवसेना वगैरह, ये सब वो काम करते हैं जिससे दलितों का उत्पीड़न हो। और साथ ही साथ लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सुधीर जी, ये माना है। और सुधीर जी, मेरी एक बात सुन लीजिए, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या आप इस बात को गलत साबित करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाई? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि मायावती जी ने गुजरात जाकर के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को डिफेंड नहीं किया? क्या इससे इनकार करेंगे आप? इसका मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। सन 1994-95 में जब बहन मायावती जी पर यूपी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरह से हमला किया, उस समय की सभी राजनीतिक लोकतांत्रिक ताकतों ने मिलकर बहन मायावती जी को उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के गुंडावाद के खिलाफ बनाया था। और जहां तक उस दौर में 2002 की आप बात कर रहे हैं, बहन मायावती जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरे देश के लोग मानते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा भिन्न चरित्र था। मोटे तौर पर वो लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उन्होंने इसीलिए जब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर भविष्य में भी संभावनाएं बनेंगी तो उससे आप इनकार नहीं कर रहे हैं। लोग पहुंचे पर अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं गए और उन्होंने लेख लिखकर इसका विरोध भी किया, घटना का भी विरोध किया। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। दिलीप मंडल साहब, ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिलता है तो शायद बहुजन समाज पार्टी उसका समर्थन करे और वाइस वर्सा। और इन संभावनाओं को जो पिछला इतिहास है उसे देखते हुए नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सुधीर भदौरिया जी कह रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा? नहीं, देखिए कुर्बान जी, इतना तो स्पष्ट है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज की तारीख में हम यहाँ बैठ के कह दें कि ये संभावनाएं नहीं है, सपा बीजेपी नहीं बन सकती, बीजेपी कांग्रेस तक मिलकर इस देश में बहुत कुछ उन्होंने वो बिल पास कराते हैं, तो ये इसको तो आज की तारीख में तो एक अलग बात है, राजनीतिक गठजोड़ करना। ये गैर कांग्रेसवाद के समय में सपा या जनता दल जो आप थर्ड फ्रंट टाइप जिनकी बात करते हैं, वो बीजेपी मिलकर उन लोगों ने जैसे एक साथ लेफ्ट और बीजेपी मिलकर बीपी सिंह की सरकार उन्होंने चलाई है। तो ये राजनीति में तमाम तरह की संभावनाएं हैं। आज की तारीख में हम उस पर अगर बात करें तो क्या कल होगा ये प्रेडिक्ट करने के हालत में मैं कम से कम नहीं हूं, और इसके लिए मेरे पास कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर मैं कहूं कि ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन आज जो मुझे लगता है, जब चुनाव में सारी पार्टियां हैं, सब अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हैं, इस समय लोगों उनके एजेंडे देखने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, उनके क्लेम पीछे क्या कामकाज के हिसाब से क्या है। वरना फिर पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक शायद कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं है जो बीजेपी के साथ कभी ना कभी न रहा हो। तो इसलिए मतलब उस तरह से एक जो मत छुओवाद है, मैं उसके बहुत उसके पीछे हाँ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी लोग बीजेपी को कभी न कभी छू चुके हैं। तो इसलिए क्या विवेक जी, एक और चीज जो अभी इन चुनावों में कही जा रही है कि मायावती जी की पार्टी ने 100 टिकट मुसलमानों को दिए और एक दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश की। लेकिन आप समाजशास्त्री शायद जानते होंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने बड़े दंगे हुए हैं उनमें आमतौर पे दलित वर्सेस मुसलमान का ही मामला रहा है। चाहे मेरठ का दंगा उठा लीजिए, मुजफ्फरनगर तो बाद में हुआ है, वो तो दूसरा उसका था, लेकिन मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा में ये चीजें देखने को मिली है, इस पर स्टडीज भी आई हैं। तो आपको लगता है कि ये एक नेचुरल अलायंस बन सकता है? मुझे लगता है कि नेचुरल अलायंस है, और 1884 से 1848 से ये अलायंस जाता है, जब
ज्योतिबा फूले अपना आंदोलन शुरू करते हैं, उनको सहारा देने वाली फातिमा शेख होती है, वहां से ये अलायंस शुरू होता है। और आपने आरपीआई का 1968 का अगर आप फलसफा उठा करके देखें तो वहां बाकायदा नारा लगा था, जाटव मुस्लिम भाई भाई, और ये उसके बाद में लगा था जब बुद्धप्रिय मौर्य उसके नेता थे। जी, और इस समय तो ये नारा जब लगता है, और उसके बाद 1970 में सुल्तानपुर में नारा लगा हरिजन मुस्लिम भाई भाई, तो मुझे लगता है, और 22 और 22 जब मिलता है, 22% दलित तो 22% जब मुस्लिम मिलता है तो 44% होता है, तो जीत का मुझे लगता है फलसफा खुल जाता है अपने आप। उधर 6% केवल यादव है और 21% या 22% मुस्लिम जब जाता है तो वो 28% होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये समीकरण सही बनता है। रही बात जो आपने बार बार छेड़ी है कि केवल मायावती को क्यों चिन्हित किया जाता है कि वो भाजपा से मिलती है, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत ममता जब जाके मिलती है, ममता जब उसके साथ सरकार बनाती है तब उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जब भाजपा से मिलते हैं तो उनके ऊपर तोहमत नहीं लगाई जाती। जब मुलायम सिंह यादव के बुलावे पर प्रधानमंत्री उनके घर में न्योते पे जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो इस पर कोई बात नहीं उठती। उसके बाद आप ये देखिए कि महागठबंधन को सपा के मुखिया मुलायम सिंह तोड़ देते हैं, जाकि भाजपा को फायदा हो जाए बिहार के अंदर। जी, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं, इसको मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए केवल और केवल मजलूम को चिन्हित किया जाएगा तो उसके अंदर बहुत राजनीति की बू आती है। उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्लिष्ट भावना से कोई आदमी बात कह रहा है। चलिए शांत प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि आप अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की भलाई की बात करते हैं, लेकिन जब ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम अनुसूचित जाति के लोग हैं और जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, उनको भी आप ये आरक्षण का लाभ दीजिए, तो आप लोग नाराज हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं साहब, जो हिंदू है, बौद्ध है और सिख है, दलित, उसी को ये आरक्षण मिलेगा। इसकी क्या वजह है? मुस्लिम और अनुसूचित जाति जी या ईसाई अनुसूचित जाति, ये अपने आप में एक भ्रामक विषय है जी। ये कहां से आ गए? ये तो सभी धर्म ये चीख करके कहते हैं कि हमारे यहाँ समानता है। अगर समानता नहीं है, असमानता है, तो फिर वहां लोग क्यों पलायन करके जाते हैं? लेकिन आप देखो ना, सब लोगों ने क्या कहा हो गया ना कि ये मुस्लिम समाज में या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है साहब। ये जो अनुसूचित जाति वर्ग जो है, चर्च बने हुए हैं दलितों के नाम पर, चर्च बने हुए हैं। देखिए, रंगनाथ मिश्र कमीशन की जो रिपोर्ट जो है, रंगनाथ मिश्र कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसको खारिज किया जा रहा है और वो जो है किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से तो आप जो ईसाई जो है और जो मुस्लिम है, उनमें तो कहीं असमानता का भाव ही नहीं है। और जब असमानता का भाव नहीं तो आरक्षण किस बात का देना दिया जाए? जाति व्यवस्था तो मुसलमानों में भी है और ईसाइयों में भी है। और रही बात नहीं, जाति व्यवस्था, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अनुसूचित जाति, ये विवेक जी भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, ये अनुसूचित जाति है जो वो अनटचेबल जातियों को नहीं कहा गया है। ये अनटचेबल जाति नहीं है। और अभी इन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाओं की जो जिक्र किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ली थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किसी किताब में उसका उल्लेख नहीं है। मेरे पास वक्त कम है। बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जाटव जी, सुधीन भदौरिया जी, विवेक कुमार साहब और दिलीप मंडल साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है, 20-22% तादाद है, और ये तादाद काफी महत्वपूर्ण होगी आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।